हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आईपीसी वाली वीडियो पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत सारे कमेंट आए कि सर इसको जो विस्तार से हमें पढ़ाइए। जो आपने अभी एक थोड़ा बेसिक हमें करवाया है आईपीसी का, इसे थोड़ा विस्तार दीजिए, ठीक है, ताकि हम गहराई से इसको समझ सकें। तो उन्हीं डिमांड्स के अनुसार मैंने सोचा कि इसको मतलब एक सीरीज चलाते हैं पूरी, और पूरी आईपीसी को मैं गहराई से करवाता हूँ। और जितनी भी उच्चतम पुस्तकें आई आईपीसी की, उनसे नोट्स तैयार करके और आपको कुछ कंटेंट निकाल कर दूँ, यानी जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके दृष्टिकोण के मद्देनज़र रखते हुए। दूसरी बात, एग्जामिनर के माइंड को मद्देनज़र रखते हुए कि वह किस प्रकार सोचता है, कैसे वह क्वेश्चन तैयार करता है। क्योंकि मैंने बहुत से पिछले बैक ईयर जितने पेपर हुए हैं जुडिशल एग्ज़ाम के, उनको भी एनालाइज किया है। उसके बाद जो बुक हैं उच्चतम स्तर की, उनको उठाया है और दोनों को जोड़कर आपके लिए कुछ विशेष कंटेंट मैंने तैयार किया है। तो उसी कंटेंट को मैं आज यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। और इस वीडियो में बेसिकली हाई लेवल की चीज़ें होंगी। बेसिक से शुरू करेंगे, मैं जीरो से उठाऊंगा। चाहे कितना भी ऐसा व्यक्ति हो कि जिसने कभी ज़िंदगी में आईपीसी पढ़ी ना हो, मेरा यह वायदा है कि आपको आज आईपीसी में मैं एक मास्टरगिरी प्रदान करूंगा, ठीक है। आपको जीरो से उठाकर आपको उच्चतम स्तर तक लेकर जाऊंगा, जहां पर आप किसी वकील से, किसी भी व्यक्ति से जो विधि का ज्ञान रखता है, उससे आप जो है बहस कर सकते हैं। तो उस स्तर तक मेरा पहुंचाने का इरादा है, ठीक है, आशय है। दूसरी बात कि वीडियो पूरा देखना है। और बहुत से, जैसे मैंने पहले भी बताया था मेरी पहली वीडियो में, कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी गवर्नमेंट जॉब हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी पर है, जो मेरी गाइडेंस में जिन्होंने तैयारी की थी और आज ईश्वर कृपा से वो सरकारी नौकरी पर हैं। तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो इसलिए जो इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ उसको शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। बस मेरी यही गुजारिश है, बीच में छोड़कर यार मत जाना। जाओगे तो फिर बहुत कुछ गवा दोगे। जाना है तो अभी चले जाओ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीसी को लेकर। आईपीसी की जो आधार संरचना है, या जो आईपीसी का बेस है, वो बनना कब तैयार हुआ है। आईपीसी से पहले दंड कैसे दिया जाता था। जैसे आप प्राचीन इतिहास में जाओगे तो तब दंड कैसे देते थे, राजा कैसे दंड देते थे। आईपीसी तो 1860 में आई है, उससे पहले कैसी व्यवस्था थी, यह जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप मनुस्मृति को जानते होंगे, राजा मनु को जानते होंगे। उन्होंने जो दंड का उल्लेख किया था और उन्होंने दंड की व्यवस्था की थी जो प्राचीन काल में है। और दंड को जो है 3 भागों में बांटा था। 3 भाग बेसिकली दंड के किए थे, ठीक है। महापातक, अनुपातक और अनुपातक। इसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जो राजा है वो समस्त वेदी का संचालक है। यानी प्राचीन काल में होता क्या था, देखिए, जो राजा होता था उसे ही समस्त विधि का संचालक माना जाता था। कोई लिखित विधि नहीं होती थी कि राजा को इस अनुसार चलना है, ठीक है। जो राजा होता था वही न्याय करता था। दूसरी बात, उसी के विवेक पर न्याय किया जाता था। और राजा जो है धर्म के अनुसार न्याय करता था, ठीक है। देखिए, विधि का निर्माण कैसे हुआ। जो रूढ़ियाँ थी, जो परंपराएं थी लोगों की, जो परंपराओं से वो आबद्ध होने लगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो परंपराएं थी उनसे जब वो आबद्ध होने लगे, जब उन परंपराओं से वो बंधने लगे, तो उसके बाद उन्होंने जो है राजा का निर्माण किया था। ये लोकी और रूसो की थ्योरी है। राज्य का निर्माण, सरकार का निर्माण कैसे हुआ, इसको हम बाद में देखेंगे। तो जो विधि, जो परंपराएं थी, उनसे लोग आबद्ध होने लगे। और आबद्ध के कारण उन्होंने राजा को कहा कि अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो उसे सजा दी जाए, उसे दंड दिया जाए। यानी जो परंपराएं समाज ने बनाई, जब वे रूढ़ियां बन गई, फिर वह जो आबद्ध हो गई, यानी वो बाध्य कर दिया गया, उनका दंड कर दिया गया। अगर इनका कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंड दिया जाए। यहीं से विधि जो निकली है। इसी प्रकार विधि का जन्म हुआ, यहीं से विधि निकली है। तो मैंने थोड़ा आपको इतिहास बता दिया है, कैसे बनी है, किस प्रकार बनी है। उसके बाद राजा को यह जो है एक अधिकार दिया गया कि वह दंड दे सकता है उन लोगों को जो समाज की परंपराएं हैं उनको तोड़ते हैं या समाज की परंपराओं से बाहर जाते हैं, उन लोगों को दंड दिया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि चलिए ठीक है, आपने विधि का थोड़ा बता दिया, हमें ज्ञान दे दिया है। और इसके बाद अगली जो चीज़ आती है वह आती है कि थोड़ा आगे बढ़िए, मुगल काल में कैसी विधि थी, ठीक है। क्योंकि मुगलों के बाद ही अंग्रेज आए हैं और अंग्रेजों के बाद स्वतंत्र भारत आया है। और स्वतंत्र भारत में जो है अपनी कुछ विधियां बनाई है और आईपीसी में भी संशोधन किया है, सीआरपीसी 1973 बनाई है। तो ये थोड़ा एक जो गैप है बीच में, इसको भी भर दीजिए आप,
तो चलिए चलते हैं, अब हम मुगलों की विधि पर चलते हैं। ठीक है, मुगलों की विधि किस प्रकार की थी? मुगलों की विधि देखिए बहुत कठोर थी। ठीक है, मुगलों की विधि बहुत कठोर थी और इसमें जो है अमानवीयता थी, कह सकते हैं अमानवीयता थी। क्या सिद्धांत काम करता था कि किसी ने चोरी कर ली तो ये नहीं था कि जैसे आज है कि सज़ा मिल जाएगी 3 साल की 7 साल की, नहीं। अगर किसी ने चोरी कर ली तो उसका बायां पैर काट दो, किसी ने चोरी कर ली उसका दायां हाथ काट दो। यानी क्या था? अमानवीयता थी, बायां पैर दायां हाथ ये काट दो, ये चीज़ें थी, दायां हाथ काट दो, बायां पैर काट दो, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, इसी प्रकार एक इनको जो है श्रेणी को कई भागों में बांटा गया है। अगर आप कहें कि सर बताइए हमें इनको किन भागों में बांटा गया है, किस प्रकार बांटा गया है, तो मुगल जो शासन होता था वो कुरान द्वारा शासित होता था, आप सभी लोगों को पता होगा। और इसमें जो है अपराध का जो दंड होता था उसको 4 भागों में बांटा गया था। एक किस्सा होता था, एक दिया होता था, एक हद होता था। 1 मिनट में लिख देता हूँ यहाँ पर। एक किस्सा होता था, एक दिया होता था, दिया प्रकार का दंड होता था, एक हद प्रकार का दंड होता था। ठीक है, एक हद प्रकार का दंड होता था, किस्सा प्रकार का दंड होता था, दिया प्रकार का दंड होता था और हद प्रकार का दंड होता था, और एक जो है ताजिर होता था। ताजिर श्रेणी होती थी। ये 4 श्रेणियां थी बेसिकली दंड की। एक ताजिर श्रेणी होती थी। अब देखिए इसमें जो किस्सा होता है ये बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक दंड था। ये उल्लेखित था, मतलब उन्होंने निर्धारित कर दिया था, मापदंड बना दिए थे कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको इतनी सजा मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, इसमें था प्राण के बदले प्राण, अंग भंग के बदले अंग भंग, यानी किसी ने किसकी हत्या कर दी है तो उसको हत्या ही होगी और कोई उसको चारा ही नहीं है। अगर किसी ने किसी का अंग भंग कर दिया है, यानी किसी ने किसी का हाथ काट दिया है, तो उसका भी हाथ काटा जाएगा। ये मुगल शासन में जो है किस्सा एक दंड की श्रेणी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके हाईलाइट कर लीजिए। तो यह पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी दंड श्रेणी थी जिसमें प्राण के बदले प्राण था या अंग भंग के बदले अंग भंग था, तो किस्सा दंड श्रेणी वह मुगल शासन में थी। ठीक है, ज़्यादा सीरियस नहीं करूँगा, थोड़ा हंस भी लेते बीच बीच में, कोई बात नहीं है। ठीक है, और अब चलते हैं दूसरी दिया में। इसमें दिया में क्या था कि देखिए इसमें बेसिकली यह था, इसमें खून का मूल्य था। इसमें 2 ऑप्शन दिए जाते थे, यानी किसी ने भूलवश कोई किसी की हत्या कर दी है या खून कर दिया है तो यहाँ पर 2 ऑप्शन उसको दिए जाते थे प्रतिपक्ष को, यानी जिनके घर से मतलब हानि हुई है या जिनको हानि हुई है उनको 2 ऑप्शन दिए जाते थे। पहला तो आप उसका मूल्य ले लीजिए, कीमत ले लीजिए, कि पैसे ले लीजिए, ठीक है, उसमें समझौता कर लीजिए। दूसरा आप किस्सा वाले दंड श्रेणी में जाइए कि आपको जो है हमें तो अगर खून किया है तो उसके बदले खून ही चाहिए। ठीक है, यानी उसको हत्या की जो है मृत्यु दंड की सजा दी जाए और या हमें इतनी क्षतिपूर्ति दी जाए। तो ये दूसरी श्रेणी का दंड था दिया। ठीक है, दिया श्रेणी में जो है अपराध इस प्रकार आते थे, उनको इस प्रकार छूट दी जाती थी। अब आते हैं हद। हद क्या होता है कि किसी ने हद कर दी। ठीक है, इसका अर्थ है सीमा हद कर दी, किसी ने हद कर दी। हद करने का मतलब क्या है कि जो निर्धारित चीजें हैं उनसे कोई बाहर चला गया, उल्लंघन कर दिया, गाली गलौज कर दिया या अवैध मैथुन हो गया, पशुओं के साथ हो गया, बर्बर व्यवहार हो गया, तो उसमें क्या था कि पत्थर मारकर या कोड़े मार मारकर, जी हाँ, पत्थर मारकर या कोड़े मार मारकर व्यक्ति को मारने का जो है एक अधिकार था राज्य को। ठीक है, यानी व्यक्ति को मृत्यु दे दी जाती थी। किस प्रकार? पत्थरों से पीट पीट कर या कोड़े मार मार कर। कौन सा था? ये था हद। हद में था पत्थर और कोड़े, ये याद रखना, पत्थर और कोड़े मार मार कर इसे जो है मृत्यु दे दी जाती थी। जो व्यक्ति गलत काम करता था, अवैध करता था, बहुत ही अमानवीय होता था उसको। अब आता है ताजिर। ताजिर श्रेणी में जो न्यायाधीशों को विवेक दिया गया था, क्या दिया गया था? न्यायाधीशों को विवेक दिया गया था कि ऐसे अपराध थे जिनके बारे में कुछ ज़्यादा उल्लेख नहीं है, मतलब जो जिनके बारे में मानक निर्धारित नहीं है, जैसे गाली गलौज करना। अब ये चीज़ें विवेक पर है, गाली गलौज किस प्रकार की गई, कितनी की गई, ठीक है, और कितनी अभद्र तरीके से की गई, ये चीज़ें न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ दी गई और उसी के आधार पर जो है न्यायाधीश इनको दंड दे सकता था कि कितना दंड इनको दिया जाए, कितना कम दिया जाए, कितना ज़्यादा जाए। तो ये ताजिर श्रेणी थी दंड की, इसमें ऐसे अपराध आते थे। ये मुस्लिम विधि में 4 श्रेणियां मैंने बता दी हैं अपराध की,
जिनमें अपराध विभिन्न आते थे, उनके दंडों के प्रकार बता दिए किस प्रकार थे। किस्सा श्रेणी होगी, दिया श्रेणी होगी, हद श्रेणी होगी और ताजीर श्रेणी होगी। देखिए इसमें आपको एक चीज़ स्पष्ट दिख रही होगी, क्या दिख रहा है कि इसमें दिख रहा है कि नैसर्गिक न्याय, नेचुरल राइट्स कहीं नहीं दिख रहा है। अमानवीयता भले मतलब सीधी झलक रही है, कैसे, जैसे पत्थर और कोड़े मारकर पीटना, हाथ के बदले हाथ काटना, अंग भंग करना, तो इसलिए बहुत ही कठोर और संकीर्ण विधि मानी जाती है, यानी इससे कठोर कोई विधि नहीं है, ये बहुत ही कठोर विधि है, अमानवीय है। इसके बाद अंग्रेज आए 1600 में, उन्होंने जो है चार्टर एक्ट पारित किए, और पहले तो उनका कंपनी का शासन था, ठीक है, धीरे धीरे बेचारे आए, उन्होंने देखा कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तो सारा सिस्टम ही खत्म है ठीक है, यहाँ तो सारा सिस्टम ही उल्टा पुल्टा भाई, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा होता नहीं, हमारे तो आंगल विधि है। आंगल विधि का मतलब क्या है, आंगल विधि में जो है दो चीज़ें देखी जाती हैं आंगल विधि में। क्या देखा जाता है, पहली बात तो कि आज से देखा जाता है कि आज से क्या था उसके काम को करने का, मन स्थिति क्या थी, ठीक है, मन स्थिति क्या थी, और दूसरी शारीरिक स्थिति, ठीक है, मन स्थिति, शारीरिक स्थिति, और एक चीज़ और देखी जाती है कि कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक वह साबित ना हो जाए, यानी तब तक हम उसे ऐसा मानेंगे कि वह बेचारा निर्दोष है। जब तक वह साबित ना हो जाए तब तक आप उसको दोषी नहीं कह सकते, यानी वह निर्दोष है। कब तक, जब तक उसको आप दोषी साबित ना कर दें, ठीक है। और दूसरा, इसमें जो है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया है। अब आप बोलोगे सर ये प्राकृतिक न्याय क्या होता है, नेचुरल जस्टिस क्या होता है, नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, नैसर्गिक अधिकार क्या होते हैं, तो चलिए वो भी आपकी मैं क्यूरियोसिटी शांत कर देता हूँ, जिज्ञासा शांत कर देता हूँ। आंगल विधि में क्या है, आज से मन स्थिति, शारीरिक स्थिति। दूसरी बात है कि आप निर्दोष हैं कब तक, तब तक साबित ना कर दें कि वह दोषी है, यानी किसी को अगर साबित कर दिया तभी उसको दोषी माना जाएगा, वरना तब तक उसको निर्दोष माना जाएगा, ठीक है। इसमें ये मैंने यहाँ पर लिखा है प्राकृतिक न्याय, इसमें जो है अमानवीयता नहीं है, यानी इसमें दंड दिया हुआ है कि इतने वर्ष कारावास में रखा जाएगा या मृत्युदंड दिया जाएगा, दो ही चीज़ें, ठीक है, या तो मृत्युदंड आपको दिया जाएगा या कारावास में रखा जाएगा, ठीक है, या कारावास में रखा जाएगा, बस, और कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर भी कारावास के भी कई प्रकार हैं, एकल कारावास हो गया या सश्रम कारावास हो गया, यानी उसको जो है काम भी देना है और उसके बाद उसको कारावास में भी रखना है। इसके बाद जो है सुधारात्मक कारावास हो गया, यानी उसको सुधारना है। हम कारावास का उद्देश्य क्या है कि उसे सुधारना है, ठीक है, और या निवारण जो है उसको अपराध करने से रोकने के लिए कारावास में डालना है, उसको क्या बोलते हैं, निवारणात्मक सिद्धांत बोलते हैं इसको, या नहीं निवारणात्मक नहीं बोलते हैं यार, इसको ध्यान नहीं आ रहा अभी मुझे, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो कारावास में एक तरीके से डालते हैं उसको अपराध करने से रोकने के लिए डालते हैं, ठीक है, एक प्रकार यह होता है कारावास का। और ये इसमें कारावास के कई प्रकार दे दिए, इसी प्रकार मृत्युदंड के भी कई प्रकार हैं, जैसे 2 वर्ष मृत्युदंड के भी कई प्रकार हैं, जैसे किसी को मृत्युदंड दे सकते हैं या किसी को आजीवन कारावास दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। जब मुगलों की व्यवस्था मैंने पढ़ाई थी उसमें बताया था, उसमें क्या था, अमानवीयता थी। यहाँ पर देखोगे सर यहाँ पर तो कुछ ऐसा है ही नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ मृत्युदंड दे सकते हैं या उसको उठाकर जेल में डाल दो। तो यही जो इनकी व्यवस्था थी अंग्रेज़ों की, इन्होंने एज इट इज़ अप्लाई कर दिया भारत में ही आए। इन्होंने देखा कि यार यहाँ पर तो बहुत सिस्टम ख़राब है, अब क्या करें भाई। तो इन्होंने सोचा कि हम थोड़ा थोड़ा हमारा साम्राज्य फैलाते हैं, थोड़ा थोड़ा विस्तार करते हैं, धीरे धीरे राजाओं को थोड़ा है अपने चंगुल में फंसाते हैं। तो इन्होंने राजाओं को अपने चंगुल में फंसाना शुरू किया और धीरे धीरे थोड़े थोड़े क्षेत्र ये लेते गए। उसके बाद इन्होंने अपनी विरासत बनाना शुरू कर दी और जब ये हो गया कि हम मजबूत हो गए हैं तब राजाओं को अपने अधीन कर लिया, ठीक है। फिर संधि उनसे करने लगे। तो ये ब्रिटिशों का एक इतिहास है, इनका एक इतिहास है, बड़ा मज़ेदार इतिहास है, ठीक है। बड़ी चालाकी से इन्होंने भारत पर शासन किया है, भारत को जो है गुलाम बनाया। चलिए वो यहाँ पर वो विषय नहीं है, हम ये चलते हैं कि इन्होंने इसको चेंज कैसे किया। देखिए 1600 का चार्टर एक्ट आया, उसके बाद आगे जो है 1683 का चार्टर एक्ट आया, उसके बाद 1726 का चार्टर एक्ट आया, उसके बाद 1773 का चार्टर एक्ट आया, उसके बाद जो है 1783 का चार्टर एक्ट आया, उसके बाद 1793 का आया और 1909 हो गया, फिर 1919 हो गया और 1935 हो गया। ये बेसिकली इन्होंने सुधार किए हैं भारत में इन अधिनियमों के जरिए, इन एक्ट के जरिए। तो शुरुआत में इन्होंने क्या किया कि जो ये दंड की व्यवस्था थी मुगलों की, अंग भंग यानी अंग के बदले अंग, प्राण के बदले प्राण, ये चीज़ें, तो इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। इसके लिए क्या किया कि इन्होंने सज़ा निर्धारित कर दी।
जैसे अंग भंग अगर कोई करता है, यानी एक अंग के बदले कितनी सज़ा निर्धारित की। अगर एक अंग किसी का, जैसे किसी ने किसी का एक अंग काट दिया तो कितनी सज़ा निर्धारित की, तो 7 वर्ष की सज़ा निर्धारित की। ठीक है, यानी अब उस बेचारे का अंग नहीं काटा जाएगा, यानी उसने हाथ काट दिया किसी का तो उसको 7 वर्ष की सज़ा दे दी जाएगी, उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने यह व्यवस्था की। अगर 2 अंग काट दिए तो 14 वर्ष हो गया। तो ये व्यवस्था की, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको जाननी चाहिए। आईपीसी पढ़ने से पहले आईपीसी की समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि आईपीसी क्या है, किस प्रकार काम करती है, और उसमें जो शब्द है, सज़ा है तो क्यों हो 7 वर्ष की, 2 वर्ष की है तो क्यों हो 2 वर्ष की। तो यही सारे रीज़न है। उससे पहले ये दिमाग की जिज्ञासा शांत करनी बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैंने ये पहले करवाई है। ठीक है, अब चलते हैं। 7 वर्ष हो गया, 14 वर्ष हो गया। ठीक है, ये 1 अंक काट दिया, 2 अंक काट दिए, उसकी बात हो गई। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ें कर दी। प्राकृतिक न्याय। अब प्राकृतिक न्याय क्या है? प्राकृतिक न्याय क्या है? प्राकृतिक न्याय ये है कि दूसरे पक्ष की भी सुनो भाई। ये नहीं कि आपने एक पक्ष की सुनी, उसने कहा कि सर इन्होंने जो है हमें चाटा मारा है और मैं जो बहुत गुस्से में हो गया और मैंने दूसरे पक्ष को जाकर जो पीट दिया, फिर ये बेवकूफ़ी है। ये प्राकृतिक न्याय नहीं है। प्राकृतिक न्याय क्या हुआ कि एक पक्ष मेरे पास आया, उसने बोला सर इसने मेरे चाटा मारा है, तो मैं कहूँगा कि भाई आप स्पष्ट कीजिए इसने आपको चाटा क्यों मारा, किस प्रकार मारा और साक्ष्य क्या है। आप ही किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि इन्होंने जो मेरे थप्पड़ मारा है। फिर दूसरे पक्ष को मैं बुलाऊंगा, फिर दूसरे पक्ष से पूछूंगा कि बताइए आप ये जो महाशय बात बोल रहे हैं कि वाक्य में ये सच है, तो मुझे बताएगा। उसके बाद मैं दोनों चीज़ों को मिलाऊंगा। उसके बाद जो है विधि का सहारा लूँगा कि अगर किसी को कोई थप्पड़ मारता है क्या वो दंड निर्धारित है विधि में। अगर वो दंड विधि में निर्धारित है, मतलब वो परिभाषित है, जैसे आईपीसी में परिभाषित है कोई दंड, जैसे मानव वध करना परिभाषित है 308 में। ठीक है, आत्महत्या परिभाषित है 309 में। अगर ऐसा कोई परिभाषित है, जैसे किसी की हत्या करना परिभाषित 307 में, आईपीसी की धारा 307 में, अगर ऐसा करना परिभाषित है तो मैं उसी का सहारा लूंगा और जितना उसमें दंड दिया गया है उसमें उसको जो दंड उतना दे दूंगा। अगर परिभाषित नहीं है, जैसे आईपीसी में कहीं परिभाषा नहीं दी गई, अगर आप किसी को थप्पड़ मार देते हैं तो क्या होगा, कहीं नहीं दी गई है। चोरी की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं विवेक से काम लूँगा, विवेक से काम लूँगा और कुछ विवेकिक शक्तियाँ दी होती हैं उनका प्रयोग करते हुए उनको दंड दूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मैंने प्राकृतिक न्याय में ध्यान रखनी है। पहली बात तो मैं दूसरे पक्ष को सुनूं। दूसरी बात, जो तथ्य और जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उनका संज्ञान लेते हुए, मतलब उनको अपने दिमाग में संजोते हुए देखूं कि वाक्य में स्पष्ट है या अस्पष्ट है, कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है कि या कहीं इसका दुराशय तो कुछ नहीं है। ये चीज़ें हैं। अब इसके साथ ही प्राकृतिक न्याय को मैंने समझा दिया है क्या है। अब इसके साथ ही कुछ अन्य चीज़ें आती हैं, तब तक मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ, 1 सेकेंड। और बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप थोड़ा राइटिंग सुधार लीजिए, तो मैंने उसमें भी थोड़ा प्रयास किया है, राइटिंग भी सुधारी है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी कि इतना तो सुधार नहीं किया, लेकिन हाँ सुधार अवश्य किया है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और आईपीसी समझने के लिए आईपीसी से पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों बनी, किस प्रकार बनी, मेरा उद्देश्य ये रहता है। अब मैं आशा आपसे रख सकता हूं कि आप जो किसी भी विधि वक्ता से बहस कर सकते हैं और उसको जो है बहस में पछाड़ सकते हैं, क्योंकि आप इंडिया ऑक्सफोर्ड के सब्सक्राइबर हैं, यहाँ से पढ़े हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर शेयर नहीं किया है तो बीच में शेयर कर देना, अभी वीडियो पर बने रहो। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब प्राकृतिक न्याय मैंने बता दिया। अब आप बोल सकते हैं कि सर अपराध बताइए हमें क्या होता है। ठीक है, प्राकृतिक न्याय आपने बता दिया, अब अपराध पर आ जाइए। अपराध होता क्या है, चलिए इस पर भी चलते हैं। देखिए अपराध होता क्या है, अपराध क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी। अपराध वह है जो निषेधिता हो, यानी विधि द्वारा निषेध किया गया हो, प्लस दुराशय हो। ठीक है, उसे हम अपराध कह सकते हैं। ये एक मैंने फॉर्मूला आपके लिए बना दिया। निषेधिता का मतलब क्या है कि विधि ने कहा है, जैसे आईपीसी में कहा गया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इतनी सजा होगी, आप ये नहीं कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं निषेधिता। यानी जो निर्धारित है, अगर वह आप कार्य करते हैं तो अपराध होगा। उसके साथ दुराशय होना जरूरी है। ये नहीं कि अगर दुराशय का मतलब क्या है, यहाँ पर फिर मैं अपराध के कुछ तथ्य बता देता हूँ, तत्व बता दें। दुराशय हो गया, आशय हो गया, विधि का ज्ञान, तथ्य की भूल, 1 सेकंड में बता देता हूँ, तथ्य की भूल, और इसके साथ हो गया इसको क्या बोलते हैं, मोटिव, उद्देश्य,
लक्ष्य, आशय हो गया, दुराशय हो गया, मोटिव हो गया, विधि का ज्ञान हो गया, तथ्य की भूल हो गया। और अगला जो बिंदु आता है विधि का ज्ञान, मोटिव, उद्देश्य हो गया। हाँ, एक होता है परिवर्तन। चलिए अब दुराशय क्या होता है, आशय क्या होता है, इसके बाद मोटिव भी बताऊंगा, उद्देश्य क्या होता है। आशय और उद्देश्य में दोनों में अंतर है। दुराशय क्या होता है, आशय क्या होता है, देखिए आशय क्या होता है, पहले इंटेंशन, इसे बोलते हैं इंग्लिश में इंटेंशन। इंग्लिश मीडियम वाले भी हमारी वीडियो देखते हैं कि सर, बोलते हैं कि सर आप इंग्लिश के वर्ड भी बता दीजिए क्योंकि हमें समझ में नहीं आते कि आप क्या बोल रहे हैं। तो देखिए आशय क्या होता है, इंटेंशन क्या होता है। देखिए मैं इसको एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इंटेंशन होता है इरादा, जो अंदर से आती है भावना, यानी जो काम आपने किया है उसके निकटतम क्या आपका आशय हो सकता था। ठीक है, उसके निकटतम आपको क्या आशय हो सकता था। जैसे कोई व्यक्ति जो है बंदूक लेकर किसी व्यक्ति की ओर बड़ी गुस्से से, एंगर से बढ़ रहा है, बंदूक लेकर एंगर से बढ़ रहा है, जैसे फिल्मों में देखा हुआ, तो वहाँ पर उसका निकटतम आशय क्या हो सकता है। ठीक है, निकटतम आशय क्या हो सकता है, उस व्यक्ति की हत्या करना हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देने की है, यहाँ पर थोड़ा मैं गहराई में लेकर चलता हूँ, शांत बने रहिए, मैं आपकी क्यूरियोसिटी शांत कर दूंगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा गहराई में लेकर चलता हूँ कि आशय होना ही क्या अपराध होना है, यानी किसी का आशय इंटेंशन है। जैसे कोई मैंने बताया वो बंदूक लेकर जा रहा है सामने वाले की तरफ, तो क्या ये जाना ही अपराध है? नहीं, ऐसा अपराध नहीं है, क्योंकि इसमें वह बदल सकता है। वो बोल सकता है कि मेरा इंटेंशन तो कुछ और था, मैं तो सिर्फ जो है अपनी जो है छवि सुधारना चाहता था, या मैं जो किसी और को यह दिखाना चाहता था, मेरा उनको दिखाने का उद्देश्य ही नहीं था। तो इंटेंशन बदल सकता है, वो आशय बदल सकता है। ठीक है, अपराध क्या होता है, अपराध होता है आशय के साथ प्रयत्न। अपराध क्या होता है, अपराध होता है आशय के साथ प्रयत्न। आशय, प्रयत्न, तैयारी, आशय, तैयारी और प्रयत्न, जब ये तीनों चीज मिल जाती हैं तो अपराध हो जाता है। आशय आपका गलत था, आपने उसके लिए तैयारी की यानी हथियार जुटा लिए, आपने उसके लिए तैयारी की यानी आपने हथियार जुटा लिए, और प्रयत्न किया यानी उस हथियार को किसी के ऊपर ताना। अगर कोई बीच में नहीं आता तो उसकी गर्दन पर वो हथियार लगता और वो मर जाता। तो यहाँ पर ये अपराध हो गया। और इसमें जो है आपको जो है 307 और 308 का हत्या का प्रयत्न, मानव वध का प्रयत्न, ये चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, 307 और 8 में, और इसमें आपको आईपीसी के अनुसार दंड मिलेगा। ठीक है, तो ये आशय आपको मैंने बता दिया, प्रयत्न बता दिया, तैयारी बता दिया। तैयारी क्या होता है, अगर आशय और तैयारी सिर्फ हैं और आपने प्रयत्न नहीं किया है, आपने हथियार ले लिया है, आपका इंटेंशन है कि उसको मारना है, लेकिन आपने उसको कुछ भी हानि नहीं पहुंचाई है या आपने प्रयत्न नहीं किया है, कोई ऐसा करते किया ही नहीं है, तो आप अपना आशय बदल सकते हो। कह सकते हो कि सर मैं तो वहाँ पर कोई और काम के लिए गया था, मैं तो सिर्फ वहाँ पर अपनी एक्टिंग करने के लिए गया था, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसलिए इन दो चीज़ों पर कोई दंड नहीं दे सकता है। विधि में कोई दंड इन सिर्फ दो चीज़ों के आधार पर नहीं दिया जा सकता है। हाँ, कुछ अपवाद हैं जिनके आधार पर दंड दिया जा सकता है, वहाँ पर ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या अपराध हैं, जैसे जाली सिक्के बनाने की तैयारी, इसमें होना जरूरी नहीं है कि इसने जो जाली सिक्के बना दिए हैं तभी अपराध होगा, नहीं। अगर आपने तैयारी कर ली है तो आपको यहां पर अपराध माना जाएगा, आपको दंड दिया जाएगा। दूसरा है जाली सिक्के के साथ देशद्रोह की तैयारी। ठीक है, सरकार के विरुद्ध विद्रोह करना, इसकी तैयारी, तो यह भी अपराध माना जाएगा। आपने आशय आपका और तैयारी है सिर्फ आपकी, ठीक है, लेकिन आपने किया नहीं कुछ, लेकिन फिर भी अपराध है। ठीक है, ये दो चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो है, जो अपने निकटतम देश हैं, जो जिनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, उनके देशों में कुछ आतंकवाद फैलाने की तैयारी। ठीक है, तो इसमें भी सिर्फ तैयारी और आशय ही अहम है। अगर ये कर ली हैं तो सिर्फ आपको पुलिस उठा लेगी। ठीक है, आप फिर ये नहीं बोल सकते कि सर हमने तो करते किया ही नहीं था। ठीक है, तो कुछ ये चीज़ें भी ध्यान रखनी ज़रूरी हैं। यहाँ पर मेरा उद्देश्य आपको आतंकवादी घोषित करना नहीं है, सिर्फ मैं पढ़ाने के पर्पज़ से, और जितनी चीज़ें इस वीडियो में बोल रहा हूँ उनका कोई लेना देना वास्तविकता से नहीं है। अगर कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ उनका उद्देश्य है आपको पढ़ाना और आपको समझाना। ठीक है, ये मत समझ लेना कि सर हम ही कह रहे हैं, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको समझाना और पढ़ाना है। ठीक है, अच्छे जिन देशों से हमारे संबंध हैं उनके साथ आतंकवाद, उनके देशों में आतंकवाद को बढ़ावा देना, तो ये कुछ बिंदु हैं जिनमें सिर्फ आशय और तैयारी ही ज़रूरी है। अगर आप उसके साथ प्रयत्न नहीं भी करते हैं तो ये अपराध माना जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिनमें प्रयत्न
इम्पोर्टेंट माना जाता है और तभी जो है अपराध होता है, वरना अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि इंटेंशन आशय को लोग बदल सकते हैं पहले। अब आशय के साथ आता है उद्देश्य। इन दोनों में कंफ्यूज हो सकता है कि इंटेंशन और मोटिव में क्या अंतर होता है। इंटेंशन और मोटिव इन दोनों में बताइए सर, उद्देश्य, लक्ष्य और आशय, इनमें क्या अंतर होता है। देखिए, उद्देश्य होता है जैसे आपका गांव में संपत्ति को लेकर विवाद है, ठीक है, किसी ने आपकी संपत्ति छीन ली है, या जो आपके जो साथ दुर्व्यवहार किया है, या आपको जो है मारा पीटा है, तो आपने अपना उद्देश्य निर्धारित कर लिया कि मुझे मेरी संपत्ति वापस लेनी है। दूसरा मेरा उद्देश्य है कि मुझे अपना बदला लेना है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या हो गए, संपत्ति को वापस लेना, संपत्ति को वापस लेना। और यार फिर कहोगे तुम, नहीं सर दिख नहीं रहा है, तुम्हारा भी ध्यान रखना पड़ता है। रुक जाओ, एक बार साफ कर देता हूँ, ठीक है, चिंता मत करो, 2 सेकंड लगाऊंगा। मज़ा आ रहा होगा आशा करता हूँ, और मज़ा लेते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर उद्देश्य और आशय की हम बात कर रहे थे, मोटिव और इंटेंशन की हम बात कर रहे थे, आशय की बात कर रहे थे, इंटेंशन। हिंदी के इंग्लिश के वर्ड साथ में लिखने जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश वीडियो वाले भी बहुत से लोग देखते हैं हमारी वीडियो। तो उद्देश्य मैंने बताया, जैसे संपत्ति वाले एग्जाम्पल दिया था, उद्देश्य क्या हो गया, संपत्ति वापस लेना और बदला लेना, ये हो गया उद्देश्य। आशय क्या हो गया, उद्देश्य क्या होता है कि दूरस्थ लक्ष्य। क्या होता है, दूरस्थ लक्ष्य, यानी जो दूर का लक्ष्य होता है, ठीक है, जो डायरेक्ट प्राप्त नहीं होगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में करके प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसके लिए आशय जरूरी हो जाता है। आशय यानी जो अंदर से इच्छा आती है कि ये ठीक है, ये मेरा लक्ष्य है, लेकिन जो अंदर से इच्छा आती है कि हाँ मुझे अब क्या करना चाहिए, तो मुझे करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो आशय क्या हो गया, ये हो गया आशय, यानी तैयारी अलग है, आशय अलग है। यहाँ पर फिर थोड़ा डिफरेंस कर देता हूँ। आशय का मतलब अंदर की इच्छा, यानी जो उस कृत्य को प्रारंभ करेगी या जो निकटतम होगी। जैसे इसने संपत्ति का बदला लिया, संपत्ति का बदला लिया, और वहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा था, उसको जो है पीट दिया, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आशय हो जाएगा कि उसने जो है उसको बुरी तरीके से पीटा है, उसको मारने का इरादा था। इरादा क्यों था, उद्देश्य क्यों था इरादा, उसको फिर लक्ष्य पकड़िए, क्योंकि यह इसका लक्ष्य था पहले से निर्धारित, और इस लक्ष्य के कारण जो है इसका यह इरादा था। तो यहाँ पर मैंने आशय आपको स्पष्ट कर दिया। अब इस आशय की पूर्ति करने के लिए उसने तैयारी की होगी। आशय उसने उसको पीटना है, तो उसके लिए उसने जो है हथियार जमा किए होंगे, तो ये होगी तैयारी, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, मोटिव क्या होता है, जो दूर का गोल है। और आशय, इंटेंशन क्या होता है, जो निकटतम गोल है, जो प्रारंभ में उसको जो प्रत्यक्ष प्राप्त होगा, ठीक है। और इन दोनों के साथ अगर वो काम करेगा तो होगा प्रयत्न, और फिर वह बन जाएगा अपराध, यानी इसको फिर दे दिया जाएगा दंड। विधि में है, परिभाषित है, अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसको फिर दंड दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक पूरा आपको चक्कर समझा दिया है लॉ का। और इसके बाद चलते हैं हम कुछ अगली चीज़ों पर, ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ें मैंने आपको शुरुआत में समझा दी हैं। अब हम चलते हैं थोड़ी ही आगे चीज़ों पर, अगली क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब पहली बात तो देखिए, यह पूछा जा सकता है कि आईपीसी में शुरुआत में कितनी धाराएं थी। तो एक फैक्चुअल चीज़ें भी मैं शुरुआत में बेसिक्स, चूँकि स्ट्रक्चर आईपीसी का, तो इसमें बताने ज़रूरी है। पहले आईपीसी में 488 धाराएं थी, और अब कितनी है, 511 धाराएं आईपीसी में हैं। अब कितनी धाराएं हैं, 511 धाराएं हैं। पहले कितनी थी, 488 थी। यह भी पूछा जा सकता है कि संशोधन के द्वारा जो कौन कौन सी नई धाराएं जोड़ी गई हैं। तो 228, 376, एक सेकेंड देखिए, 228 कै, 376 कै, 376 कै, 376 गै, 376 गै और 498 ए, ये धाराएं जो हैं जोड़ी गई हैं संशोधन के द्वारा। तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, एक यहाँ पर एक ट्रिक भी मैं बता देता हूँ यार, ठीक है। देखिए, अगर किसी चीज़ के पीछे कै, ख, गै या ABCD है किसी धारा के पीछे, तो संभावना यह है कि वह जोड़ी गई होगी, ठीक है। ABCD लगाने का पीछे क्या, इसका मकसद क्या है कि धारा के ऊपर एक और धारा लगाना, एक जोड़ना, यानी फ्लैट के ऊपर एक और फ्लैट अगर हम बनाते हैं तो ज़मीन में नहीं बनाते, फ्लैट के ऊपर ही बनाते हैं। यानी अगर हम इनके ऊपर कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके आगे हमें कुछ लगाना पड़ेगा, उसको
बताने के लिए कि हाँ इसके ऊपर भी एक बिल्डिंग है। तो उसके लिए क्या लगाया, कै ख गए गए। यानी अगर कहीं पर ये क्वेश्चन आता है कि बताइए इनमें से कौन सी संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, तो जिनमें भी पीछे ABCD या कै ख गए हो उनको उत्तर लगा दीजिए, उनको टिक लगा दीजिए, वही उत्तर होंगे। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओके, बहुत समय हो गया है, तो तब तक थोड़ा सा एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, एक बार थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। सभी चीज़ें हो गई हैं, मुझे नहीं लगता कुछ बचा है बेसिक स्ट्रक्चर में, लेकिन थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको। और अब एक कारावास के बारे में आ जाते हैं। मैंने बताया था कारावास कितने प्रकार के होते हैं। एक तो मूल मृत्युदंड होता है, कारावास होता है। ठीक है, एक आजीवन कारावास होता है, वो 20 वर्ष का होता है। आजीवन कारावास होता है, कितना होता है, आजीवन कारावास होता है 20 वर्ष का। आजीवन कारावास कितना होता है, 20 वर्ष का होता है। ठीक है, और एक मूल दंडादेश कितना होता है, मृत्युदंड होता है। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपके आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, जो आ सकता है, वह कारावास कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक साधारण होता है, एक आजीवन होता है, ये आजीवन हो गया। एक साधारण होता है, एक सश्रम कारावास होता है। एक सश्रम कारावास होता है, यानी श्रम के साथ, यानी मजदूरी के साथ कारावास, कि आपसे मजदूरी भी करवाई जाएगी, तो ये सश्रम कारावास होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या आ सकता है, एकांत कारावास भी होता है एक। ठीक है, एकांत कारावास भी होता है, एक अर्थदंड भी होता है, और निवारणार्थ सिद्धांत भी होता है, निषेधात्मक सिद्धांत भी होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, निवारणार्थ सिद्धांत, निवारणार्थ सिद्धांत, निषेधात्मक सिद्धांत, निषेधात्मक सिद्धांत, प्रतिकारात्मक सिद्धांत, कारात्मक सिद्धांत, और सुधारात्मक सिद्धांत। ये कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर दंड की प्रकृति निर्धारित होती है। सुधारात्मक सिद्धांत देखिए, सुधारात्मक सिद्धांत देखिए, इनके आधार पर दंड की प्रकृति निर्धारित होती है। ये जो दो हैं ऊपर वाले, पहला और दूसरा, ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है, इनका जो दो का उद्देश्य ऊपर वालों का, इनका उद्देश्य है सुधारना। ठीक है, ऊपर वाले दो का क्या उद्देश्य है, इनका उद्देश्य है सुधारना। और जो नीचे वाले नहीं सॉरी ऊपर वाले जो दो उद्देश्य हैं, इनका उद्देश्य है अपराधों की रोक करना, यानी उनको दंड देकर उनको रोकना कि और अपराध ना बढ़े। ठीक है, निवारणार्थ का उद्देश्य क्या है कि निवारण करना उस चीज़ का कि दोबारा वो अपराध ना हो पाए, तो उसके लिए उसको दंड देना। और निषेधात्मक का उद्देश्य क्या है कि इसको निषेध करना ताकि है और अपराध ना कर पाए। और प्रतिकारात्मक और सुधारात्मक सिद्धांत जो होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, प्रतिकारात्मक का उद्देश्य होता है कि जो है उसको प्रतिकार दिलवाना, उसको क्षतिपूर्ति दिलवाना कि किसी को विलम्ब हो गया है या किसी ने जो है किसी को जो है संपत्ति की हानि हुई है, बहुत ज़्यादा हुई, तो उसको जो प्रतिकार दिलवाना, उसको पैसे दिलवाना, क्षतिपूर्ति दिलवाना। तो ये सिद्धांत भी आईपीसी में काम करता है। उसके बाद आता है सुधारात्मक सिद्धांत। सुधारात्मक सिद्धांत में क्या है कि जो बच्चे हैं जिन्होंने कोई कृत्य कर दिया है, जो उस कृत्य के लिए जो है सक्षम नहीं थे, यहाँ पर फिर मैं अगर कोई अपराध करता तो उसके लिए एक सिद्धांत और आता है सक्षमता। सक्षमता को मैं परिभाषित कर देता हूँ कि सक्षम अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो उसको दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सक्षम अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो उसको दंड नहीं दिया जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति अपराध करने में सक्षम नहीं है, जैसे कोई बच्चा 7 साल का है, वो किसी की हत्या कर देता है, अपराध कर देता है, तो उसको जो अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो उस स्थिति में सक्षम ही नहीं था। और वहाँ पर फिर वो दो ही सिद्धांत काम करेंगे, आश्य और उसकी मनस्थिति। ठीक है, और दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा। तो उसकी मनस्थिति ऐसी नहीं थी कि वह किसी को यह इरादतन कर सके, क्योंकि वह उस स्तर पर परिपक्व उसका दिमाग हुआ ही नहीं होता है, तो वहाँ पर उसको अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा। तो सक्षमता भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप उस अपराध के करते समय सक्षम थे उस अपराध को करने में या नहीं सक्षम थे, यानी आप अपनी सही अवस्था में थे, आप विकृत चित्त नहीं थे, यानी आपका दिमाग जो है सही अवस्था में था, आप पागल नहीं थे, यानी आप पागलपन के दौर में नहीं थे। दूसरी बात, आप बच्चे थे, आप जो है ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिससे जो चलाया गया हो पीछे से,
या जिसको कुछ पता ही नहीं और जिसे जो है अपराधी बना दिया गया हो। कहने का मतलब है कि आपको जो है उस समय आपका इंटेंशन नहीं था, आपका ऐसे नहीं था, सक्षम नहीं थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और सुधारात्मक में वो आता है कि सुधारना, जैसे मैंने बताया किसी बच्चे ने अपराध कर दिया गया है लेकिन उसका इंटेंशन नहीं था और वह सक्षम नहीं था अपराध करने में, तो बाल संरक्षण जो अधिनियम है, ठीक है, एक एक्ट इनके लिए बनाए गए हैं, तो इनको जो सुधार घरों में भेजा जाता है जहाँ पर इनको सुधारने का प्रयास किया जाता है और वहाँ पर इनको जो है इनका जो विकास किया जाता है जो 18 साल से नीचे हैं लगभग, ठीक है। तो सुधारात्मक सिद्धांत, ये 4 सिद्धांत जो हैं दंड देने में काम करते हैं। निवारणार्थ, निषेधात्मक, ये सिर्फ दंड और रोक के लिए हैं, ठीक है, दंड और रोक के लिए हैं। और ये 2 नीचे हैं जो मैंने प्रतिकारात्मक और सुधारात्मक आपको बता दी, ठीक है, सक्षमता। अब एक चीज़ और आती है, अब कोई बोल सकता है, अब एक चीज़ और आती है वो और मैं आपको करवा देता हूँ एक बार। एक तथ्य की भूल और मैंने विधि की भूल शुरुआत में लिखी थी अपराध के बारे में, उसको और मैं बता देता हूँ, रुको। देखिए तथ्य की भूल क्या होती है, तथ्य की भूल क्या होती है और विधि की भूल क्या होती है। तथ्य की भूल और विधि की भूल को भी स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। तथ्य की भूल होती है आप इसका सहारा लेकर बच सकते हैं लेकिन आप इसका सहारा लेकर नहीं बच सकते, ठीक है। कोई व्यक्ति कहे कि मैंने किसी की हत्या कर दी है, किसी के घर से चोरी कर ली है और उसको पकड़ा जाए और वह कहे कि सर हमें तो पता ही नहीं था कि इसके लिए हमें दंड मिल सकता है, ठीक है, तो ये होती विधि की भूल। इसको लेकर आप छूट नहीं सकते हैं, ठीक है, ये नहीं माना जाएगा, चाहे कहीं पर भी हो, कुछ भी हो। अगर आप बोलते हो कि सर मुझे तो पता ही नहीं था कि ये दंड भी होता है इसके लिए, अगर मुझे पता होता कि दंड होता तो मैं तो चोरी करता ही नहीं, ऐसा अगर है तो नहीं, आपको नहीं बख्शा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, आप तथ्य की भूल पर आ सकते हैं। तथ्य की भूल का मतलब क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जैसे कोई अधिकारी है, उसको किसी को गिरफ्तार करना है, कोई अधिकारी है एक गांव में गया, उसको किसी को गिरफ्तार करना है, जैसे उसने कै को गिरफ्तार किया, ठीक है, कालोमीन, कमलू, कुछ भी नाम रख लो, ठीक है, उसने इसको कै को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद वह इसे ले भी आया, उसे हवालात में बंद भी कर दिया। उसके बाद इसका परीक्षण हुआ, यह पाया गया कि यह तो कै नहीं है, यह तो खै है, यह तो किसी और व्यक्ति को पकड़ लाया, उसी नाम के व्यक्ति को पकड़ लाया। तो यहाँ पर क्या हुआ, तथ्य की भूल हुई, यानी उस अधिकारी का इरादा नहीं था, वह भूलवश दूसरे को पकड़ लाया, तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा और इस अधिकारी को जो है छोड़ दिया जाएगा, यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसी प्रकार तथ्य की भूल में दूसरा है कि किसी ने जानबूझकर कोई काम नहीं किया है, अनजाने में हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पर वो साबित कर सकता है कि तथ्य की भूल हुई है और मुझे छोड़ा जाए, मुझे अपराधी ना माना जाए। तो आईपीसी में इसका भी बहुत जगह आपको उल्लेख मिलेगा और इसका भी सहारा लिया जाएगा। तो मैंने शुरुआत में बेसिक स्ट्रक्चर में आपको चीज़ें बता दी हैं, तथ्य की भूल और विधि की भूल। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर कि कोई, हाँ चलिए, अपराध आपने बता दिया, लेकिन ये बताइए कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर। देखिए, एक होते हैं साधारण प्रकृति के अपराध और एक होते हैं गंभीर प्रकृति के अपराध, ठीक है। इन्हें कहते हैं असंज्ञेय अपराध, यानी जो ज़्यादा गंभीर नहीं, ठीक है, जैसे सम्मान वाले अपराध हो गए। दूसरा हो गए जमानती हो गई है, जमानती। इन चीज़ों को भी क्लियर करूंगा, सम्मान वाले अपराध क्या होते हैं, जमानतें क्या होते हैं, बहुत बखेड़ा है इन पर, लोगों ने बहुत वीडियो बनाई है, बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर फिर दूसरा आता है संज्ञेय अपराध, यानी गंभीर प्रकृति के अपराध और वारंट जिनके लिए जारी किया जाता है और जो अजमानतीय हैं, ये अपराधों की श्रेणी है। यहाँ पर ये भी मैं थोड़ा आपको स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं, जो कम गंभीर हैं, ठीक है, जिनको मतलब ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, जिनको थोड़ा नज़रअंदाज किया जा सकता है, जिन्हें और को सौंपा जा सकता है, जिनसे समाज को कुछ ज़्यादा हानि नहीं होगी अगर उनको जो नज़रअंदाज थोड़ा किया जाता है, यानी उनका जो है अधिकार जो है न्यायालय की ओर दे दिया जाता है और उसमें जो न्यायालय में जाकर, सिविल न्यायालय में जाकर आप वहाँ पर न्याय ले सकते हैं। और संज्ञेय अपराध में क्या है, संज्ञेय अपराध में है कि जिसमें गंभीरता है कि अगर उसको नहीं रोका गया तो समाज को बहुत हानि हो सकती है और इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो पुलिस को यह सौंपा गया, पुलिस संज्ञेय अपराध के आधार पर किसी को हिरासत में ले सकती है और हवालात में बंद कर सकती है। उसके बाद उसे जो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। दूसरी बात, 24 घंटे के बाद जो है, 24 घंटे के अंदर उसके बाद उसे जो वकील की सहायता
प्रोवाइड की जाएगी। अगर वह वकील नहीं लेता है, उसको प्रोवाइड की जाएगी कि आपके अधिकार ये हैं, आपको वकील, अगर आप वकील नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं, तो सरकार आपको वकील प्रोवाइड करवाएगी। संविधान के आर्टिकल 22 में व्यवस्था है। आर्टिकल 22 में क्या है? यह व्यवस्था है कि सरकार जो है वकील प्रोवाइड करवाएगी। दूसरी बात, 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 39A जोड़ा गया, नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, इसमें जोड़ा गया 42वें। इसमें विधिक सहायता का प्रावधान किया गया कि सरकार जो है विधिक सहायता देगी जो लेने में सक्षम नहीं है उन लोगों को, ठीक है। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 39A जोड़ा गया। और आर्टिकल 22 में जो है विधिक अधिकार है, यानी वकील लेने का अधिकार है। अगर किसी को जेल में बंद कर दिया जाता है और 24 घंटे के अंदर उसको जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा, साक्ष्यों के साथ कि रीज़न क्या है हमने इसको बंद किया है, ठीक है। तो ये संज्ञेय अपराध होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। 24 हो गया। और इसके पास बाद अगर पूछे कि और भी बताइए भाई, हमें तो और भी पूछना है, तो CRPC की धारा है 301, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। CRPC की धारा है 301, उसमें भी व्यवस्था की गई है वकील की, ठीक है। CRPC की धारा है 301, एक बार मैं पुष्टि कर लेता हूँ। CRPC की धारा है 301, इसमें भी इस चीज़ की पुष्टि की गई है। ओके, हाँ ठीक है। CRPC की धारा 301 मिल ही नहीं रही, कहाँ पर गई? मिल गई 304 है, 304 है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 304 है, धारा 304 है। दोबारा नोट डाउन कर लीजिए, धारा 304 है। मैंने गलती, मुझे ये थोड़ा कंफ्यूज था कि 301 है 304 है, तो 304 है, ठीक है। ये संज्ञेय अपराध हो गया। अब आता वारंट वाले अपराध क्या होते हैं? यानी जिनमें 2 वर्ष से अधिक की सज़ा होती है। 2 वर्ष से अधिक की सज़ा जिसमें होती है वो वारंट, उनके लिए वारंट ज़रूरी है। और जिनमें 2 वर्ष से कम की सज़ा होती है उनके लिए सम्मन होता है, ठीक है। जमानती क्या होता है? यानी जमानत दे दी जाती है आपको कुछ धनराशि लेकर और आपको छोड़ दिया जाता है। जमानत का मतलब है कि धनराशि क्यों ली जाती है? वो सिक्योरिटी के लिए ली जाती है। अगर आप नहीं आते तो उसको जब्त कर लिया जाएगा और आपके विरुद्ध जो आगे कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। असंज्ञेय मैंने बता दिया है, जिनके सिविल कोर्ट हो गया, वारंट हो गया। अजमानती क्या होती है? जो बहुत ही गंभीर प्रकृति के होते हैं, बहुत संगीन होते हैं। यानी पता होता है कि जमानत की राशि वहाँ पर वैल्यूएबल ही नहीं है। अगर हम जमानत लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि जो अपराधी है वो डेफिनेटली भाग जाएगा, ठीक है। जो अभियुक्त है, अपराधी गलत बोल दिया, अभियुक्त जब साबित हो जाएगा कि उसने दोष किया तब वह अपराधी कहलाएगा। पहले अपराधी हम उसको नहीं बोल सकते, हम उसको अभियुक्त बोलेंगे, ठीक है। तो वह भाग जाएगा। जैसे किसी ने आतंकवाद किया है और किसी ने रेप किया है, किसी ने बहुत बड़ी डकैती की है, तो वह संगीन प्रकृति का अपराध हो गया और इसमें जमानत बेसिकली नहीं दी जाती है, जिसमें यह होता है कि वह भाग जाएगा, जमानत का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये प्रकार हैं वारंट वाले अपराध बता दिए, जिनमें सज़ा 2 वर्ष से अधिक होती है। अजमानतें हो गई, संज्ञेय हो गई, असंज्ञेय हो गई, सम्मन वाले हो गए, जिनमें 2 वर्ष से कम की सज़ा होती है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। और जमानतें हो गई, जिनमें जमानत लेकर छोड़ा जा सकता है। ये अपराधों के बारे में बता दी, ये अपराध इतने प्रकार के होते हैं। अब चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं कि सर ठीक है आपने बता दिया, अब हमें बताइए कि दंड किस प्रकार मिलेगा। क्या कोई एक व्यक्ति को 2 बार दंड दे सकता है या कितनी बार दंड दे सकता है? तो उस पर भी थोड़ा आर्टिकल 20 का दौरा हम कर लेते हैं। जो संविधान का आर्टिकल 20 है उसकी ओर हम थोड़ा सा चल लेते हैं, ठीक है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद जो 20 है वह क्या कहता है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, उसको 1 बार ही दंड दिया जाएगा, 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 20 ये कहता है। आर्टिकल 20 की शर्तें क्या हैं? पहला, जो व्यक्ति है उसने कोई अपराध किया हो, व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो। दूसरा, वह जो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ हो और न्यायालय ने उसे दंड प्रदान किया हो, ठीक है। तीसरा, वह दंड किसी प्रदत्त यानी जो विधि होती है उस टाइम पर प्रवर्तन में होती है उसके अनुसार दंड हो, प्रवर्तन विधि के अनुसार वह दंड हो, तभी वह मान्य होगा। देखिए, आर्टिकल 20 क्या कहता है कि किसी ने कोई अपराध कर दिया है तो उसको 1 बार सज़ा अगर मिल गई है तो उसके बाद उन्हीं तथ्यों के आधार पर, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर उसको आप दोबारा नहीं कह सकते कि सर इनको तो ये सज़ा और मिल सकती थी,
इसको तो ये दंड भी मिल सकता था लेकिन न्यायालय तो दिया नहीं, और आप पहुंच गए न्यायालय में कि सर इनको तो ये भी मिलेगा, आप ये भी दो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बार अगर दंड मिल गए तो वही रहेगा। दूसरी बात, 19 साक्ष्यों के आधार पर उसको दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता है। तीसरी बात, जो दंड होगा वह उस समय कोई विधि होगी, उसमें जो होगा वही होगा। ये नहीं है कि किसी ने हत्या आज की, ठीक है, जैसे आज दंड है मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, अगर आज हत्या की है जैसे आज दंड है, और अभियुक्त को जो है जेल में डाल दिया गया है और उसका मामला चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, और अब 10 साल बाद एक संविधान में संशोधन किया जाता है, सॉरी आईपीसी में संशोधन किया जाता है, और यह कर दिया जाता है कि जो हत्या है उसके लिए सिर्फ मृत्यु दंड ही है, उसके लिए आजीवन कारावास हम नहीं दे सकते हैं, उसके लिए सिर्फ मृत्यु दंड ही है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर ऐसा किया जाता है तो वह जो है अगर उसके हित में कोई काम किया जाता है, दंड के हित में कोई काम किया जाता है, तो वह उसका सहारा ले सकता है, ठीक है, वह बोल सकता है कि मुझे मृत्युदंड ना दिया जाए, इसका सहारा वो ले सकता है। लेकिन अगर सजा को जो बढ़ाया जाता है, यानी ये किया जाता है कि इसको मृत्युदंड जो है दी जाएगी, साथ में जो है इसको बहुत ही सताया भी जाएगा। थोड़ा मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, यानी सजा में थोड़ा बढ़ोतरी की जाती है, तब वह उसको जो है वह सज़ा फिर नहीं मिलेगी, फिर उसको वही सज़ा मिलेगी जो अपराध करते समय थी। यानी अपराध करते समय क्या था, 20 वर्ष का कारावास आजीवन का और मृत्युदंड, ठीक है। अगर इस सज़ा को 10 साल बाद कम किया जाता है और उस समय तक उसका अपराध का ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, और वह कोर्ट में जाता है कि सर हमें ये जो है सज़ा अब तो कम है तो हमें कम कर दे, तो वह सही मतलब कम का फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है, यानी सज़ा कम की है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर सज़ा बढ़ा दी गई है, 20 साल बाद सज़ा और कठोर कर दी गई है, तो वह उसको जो है इस आधार पर कठोर सज़ा नहीं दी जाएगी कि आप बढ़ा दी गई, उसको उसी आधार पर सज़ा दी जाएगी जिस आधार पर जो उसने अपराध किया था, जिस समय उसने अपराध किया था उसी समय की विधि के अनुसार उसको सज़ा दी जाएगी। तो ये थोड़ा गहराई वाली बात होगी, अगर नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा पीछे कर लो वीडियो को और दोबारा सुन लो, ठीक है, समझ में आ जाएगी। आर्टिकल 20 बेसिकली यही कहता है। तो ये 3 चीज़ें थी जो समझानी जरूरी थी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, निःशुल्क सहायता की मैंने बता दिया, और सीआरपीसी 304 भी है, ठीक है। अगर न्यायाधीश नहीं, जैसे मैंने 39 का वाला मामला बताया था, सरकारी सहायता देगा और आर्टिकल 22 में है, उसी प्रकार सीआरपीसी का 304 है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि अगर न्यायिक सहायता अगर नहीं उपलब्ध है तो उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। सीआरपीसी ये मैंने उसमें पहले ही बता दिया है, लेकिन आप दोबारा इसको कर लीजिए नोट, ठीक है। और 200 वही है सीआरपीसी की धारा 300, आर्टिकल 20 के साथ है सीआरपीसी की धारा 300। ये डायरेक्ट एग्जाम में आएंगी कि बताइए इनमें से कौन सी जो है आर्टिकल 20 से संबंधित है, तो सीआरपीसी की धारा 300 हो जाएगी। इसमें कहा गया है कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर दोबारा परीक्षण के लिए नहीं बुला जा सकता कि सर इन्हें तो ये भी मिल सकता था, इन्हें ये भी दो, ठीक है। एक बार हो गया, फिनिश, खत्म, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर, अब आगे क्या चीज़ें बच गई हैं उन चीज़ों पर चलते हैं। ओके, अब सीआरपीसी 357 पर चलते हैं, ठीक है। सीआरपीसी 357 क्या कहती है, प्रतिकर पाने का अधिकार कहती है, प्रतिकर पाने का अधिकार कहते हैं, ठीक है। सीआरपीसी 357 क्या कहती है, प्रतिकर यानी उसके बदले अगर कोई उनके साथ गलत काम हुआ है तो उसके बदले जो है वह अपना मुआवजा प्रतिकर पाने की बात कहती है। इसमें क्या गया है कि अगर विचारण के दौरान अनावश्यक तंग किया गया है अभियुक्त को, ठीक है, उसको मारा पीटा भी गया है जो विधि में कहीं उल्लेख नहीं है, तो इसका प्रतिकर ले सकता है कि हमें इसका मुआवजा दिया जाए, इसका प्रतिकर दिया जाए, तो है सरकार जो न्यायालय है उसको देने के लिए है अपने विवेक पर अनुसार दे सकता है, ठीक है। ये सीआरपीसी 357 में है। इसके बाद जो अभी हिंसा के मामले जैसे मैंने बता दिया, अगर किसी महिला को बिना उसकी एफआईआर लिखे थाने में बंद किया जाता है, रोका जाता है, तो भी वह प्रतिकर की हकदार है, वह पुलिस पर मुकदमा चला सकते हैं कि पुलिस ने मेरे साथ बर्बर व्यवहार किया है या मुझे रोका है, तो मुझे पुलिस विभाग से प्रतिकर दिलवाया जाए, तो उसको प्रतिकर दिया जाएगा। उसके बाद जो है सीआरपीसी 235 पर आते हैं, और सीआरपीसी 235 क्या कहती है कि अभियुक्त को सुने जाने का अधिकार है, ठीक है। ये भी फिर प्राकृतिक न्याय वाली बात होगी कि बिना सुने अपराध अगर बिना सुने दंड दिया जाता है तो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध होगा, नैसर्गिक अधिकारों के विरुद्ध होगा। तो इसमें क्या है, अभियुक्त को सुने जाने का अधिकार है, यानी अभियुक्त को सुना जाएगा पहले, उसके बाद उसको दंड दिया जाएगा। यानी अभियुक्त बता सकता है कि सर उस समय परिस्थितियाँ ये थी और ये सिचुएशन थी, इसलिए मेरे दंड में कमी की जाए, तो दंड में कमी की जा सकती है। न्यायालय के माननीय न्यायालय के ये विवेक पर आधारित है कि वो कर सकता है। सीआरपीसी 235 में ऐसी बातें कही गई, ठीक है।
अब चलिए आगे चलते हैं। आप बोल सकते हैं कि सर अपराध के कारण क्या होते हैं। देखिए प्लेटो ने कहा कि प्रलोभन ही अपराध का मूल कारण है। लाभ, प्रलोभन, अट्रैक्शन, ये चीज़ें ही अपराध की मूल कारण है। और जो बेसिक चीज़ें वही हैं, जैसे अधिकतर अपराध मानसिक स्थिति में हो सकते हैं, आनुवांशिक हो सकते हैं या सामयिक हो सकते हैं। यानी किसी का सीज़न होता है अपराध करने का, अपराधियों का, कि हम इस सीज़न में ज़्यादा अपराध करेंगे। या बोल सकते हैं महिलाओं के प्रति अपराध हो सकते हैं। जैसे एक डाटा निकल कर आता है कि जो वृद्ध लोग होते हैं उस स्थिति में जो है यौन अपराध अधिक होते हैं। और दूसरी बात, जो महिलाएं होती हैं उनके साथ बलात्कार के अपराध अधिक होते हैं। इसी प्रकार जो है IT अब साइबर मामले आ रहे हैं तो इसमें साइबर अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये इस श्रेणी के अपराध हैं। ठीक है, तो मैंने आपको आशय, दुराशय, मोटिव, इंटेंशन, ठीक है, प्रकृति, अपराध और IPC और मुस्लिमों जो मुग़लों का दंड व्यवस्था थी उसके साथ, जो प्राचीन दंड व्यवस्था थी उसके साथ विधि क्यों बनी, किस प्रकार बनी, और संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, FIR किस प्रकार अगर कोई नहीं लिखता है तो उसके लिए आप कैसे मुआवजा पा सकते हैं। दूसरी बात की हमने बात की संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, गंभीर, वारंट वाले अपराध, सम्मन वाले अपराध, जमानत अपराध, अजमानत अपराध। इसके बाद हमने आर्टिकल 22 को भी लेकर चले, थोड़ा आर्टिकल 21 को भी लेकर चले, 39 कै को भी लेकर चले, CRPC की धारा 304 भी लेकर चले, 257 भी लेकर चले, 328 और जो मैंने बताई थी अन्य। तो बहुत ज़्यादा कंटेंट मैंने इस एक छोटी सी वीडियो में आपको दे दिया है। और मैं नहीं सोचता कि अब कोई चीज़ें अभी पेंडिंग बची हैं जिनके आधार पर आप कह सकते हैं कि सर हमें और कंटेंट भी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंटेंट इस वीडियो में दे दिया है। अब थोड़ी इंडियन एविडेंस एक्ट की भी थोड़ी बात कर लें तो इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है। सबूत का बाहर एक चीज़ बच गई है, उसको भी थोड़ा देख लीजिए। इंडियन एविडेंस एक्ट, अब सबूत पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है, उसकी धारा है 101। ठीक है, जो निर्णय चाहता है कोई व्यक्ति उसे स्पष्ट करना पड़ेगा कि न्यायालय यह निर्णय क्यों दे। ठीक है, धारा 101 है, धारा 101 है इंडियन एविडेंस एक्ट की। अगर मैं चाहता हूं कि इसको इतनी सज़ा मिले तो मैं स्पष्ट करना पड़ेगा न्यायालय के सामने कि इसको इतनी सज़ा क्यों दी जाए, इसके उसके जो साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे माननीय न्यायालय के सामने। तो ये कहाँ पर प्रोविज़न है, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 101 में। ठीक है, और धारा 105 है परिस्थितियाँ साबित करनी पड़ेंगी। अगर कोई यह कहता है, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 105, ये भी नोट कर लीजिए, बेसिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अगर कोई ये कहता है कि उस समय मैं चित्त विकृत था या मैं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था तो मुझे दंड ना दिया जाए, तो इसके लिए उसको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि उस समय वह मानसिक रूप से विकृत था, चित्त विकृत था, यानी उसे जो है डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करवा के लाना पड़ेगा कि हाँ वाकई में उस समय ये मानसिक स्वास्थ्य में नहीं था। जैसे आपने फिल्म देखी होगी कि रोबड़ी राठौड़ एक फिल्म होती है, उसमें उसके बेटे को छोड़ दिया जाता है कि ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था, तो इसलिए अपराध करने में सक्षम नहीं था, तो इसलिए इसको छोड़ा जाता है। कहाँ से आई ये IPC, ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है 105 में, उसके पिताजी ने उसको इस आधार पर छुड़वाया और साबित किया, किस आधार पर, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 105 के आधार पर। ठीक है, तो धारा 105 में प्रोविज़न है कि आपको साबित करना पड़ेगा तो छोड़ दिया जाएगा सक्षमता के आधार पर, यानी आप एबल ही नहीं थे। ठीक है, तो 105 हो गया, 101 हो गया धारा। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की ये धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब और चीज़ नहीं बचती हैं कोई। ठीक है, सब चीज़ें करवा दी हैं बेसिक में, बेसिक स्ट्रक्चर में। अब अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, ध्यान से देख लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाली जो भी हमारी वीडियो होंगी, जो हम सीरीज़ लेकर आएंगे, IPC की चैप्टर अनुसार वीडियो करवाएंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद दूसरे पार्ट में जितने भी IPC के चैप्टर हैं, 23 के 23 अध्याय हैं, सभी को मैं करवाऊंगा। ठीक है, एक एक वीडियो उन पर होगी, विस्तार से होगी। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने शुरू में इसलिए किया है कि कोई फिर बाद में ना बोले कि सर ये आपने वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब बताइए क्या है। तो वही जैसे मैं यूज़ करता हूँ आशय, दुराशय। दुराशय का मतलब मैंने बताया नहीं है, दुराशय का मतलब है गलत उद्देश्य के साथ आशय, इंटेंशन, यानी बुरी तरीके से किसी को मारना। एक होता सिर्फ मारना, एक होता बुरी तरीके से मारना। ठीक है, बिल्कुल ही जो है उसको तड़पा के मारना, तो ये हो गया दुराशय। ठीक है, आशय, दुराशय, ये स्पष्ट कर दिया यहाँ पर। तो चलिए फिर वापस उसी लय में आते हैं कि कोई फिर ये ना बोले कि सर आपने जो है करवाया नहीं है बीच में। ठीक है, मतलब ये आप बताते नहीं क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है हाई लेवल की चीज़ें करवाने का। अब इस वीडियो के बाद कोई आपके मन में डाउट नहीं है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। 0 से मैंने आपको उठाकर एक अच्छे स्तर पर पहुँचा दिया है। अब आप बहस कर सकते हैं किसी के साथ, कोई टॉपिक उठा लीजिए, उस पर बहस कर लीजिए। विधि क्यों बनाएगी, ठीक है, IPC क्या है,
दंड क्या है, सबूत क्या है, आशय क्या है, तैयारी क्या है, उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है, प्रयत्न क्या है, अपराध क्या है, क्यों अपराध होता है, किस प्रकार अपराध होता है, परिभाषित कैसे किया जाता है, दंड कितना मिलेगा, क्यों मिलेगा, पहले हाथ काट देते तो अब क्यों नहीं काटते हैं, पूरा चक्कर समझा दिया, पूरा क्लियर कर दिया है। इस वीडियो के बाद कोई समस्या नहीं आएगी। मेरा उद्देश्य ही यह होता है कि जीरो से उठाकर आपको उच्चतम स्तर तक लेकर जाने का। दूसरी बात, एग्जामिनर का माइंड, आपका माइंड, एग्जाम की डिमांड, दोनों चीज़ों को मिलाकर कुछ ही देता हूँ और उसी में से सफल हो जाते हैं लोग। ये ईश्वर की असीम कृपा मेरे ऊपर रही है कि मेरे अंदर क्षमता है कि मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं इस जो पूरी सीरीज़ को बनाने में बहुत लंबा टाइम लगा है। एक वेब सीरीज़ को भी इतना टाइम नहीं लगता है जितना हमें इस वीडियो को बनाने में लगा है या इस सीरीज़ को तैयार करने में लगा है। इतनी बुक से कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया है कि कोई ये ना बोले कि सर हमें कंटेंट की कमी है। ठीक है, बहुत बुकों से कंटेंट तैयार किया गया, वीडियो के लिए बहुत जो है समय लगाया है और तब जाकर ये वीडियो की सीरीज़ हमारी प्रारंभ हुई है। आपसे यह आशा रखते हैं कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इनको शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दूसरी बात, अगर कोई चाहता है कि हमसे सहायता ले या कोई कहीं पर उलझ गया है कहीं पर, वह चाहता है कि हमारी जो है सहायता की आवश्यकता है उसे, कि हम उसकी मदद करें, तो मेरा आपसे यही एक निवेदन है कि हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। अगर आप उस पर मैसेज करते हैं, उस पर मैसेज करने की कुछ शर्तें हैं। पहली बात तो मैसेज जो है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वगैरह ये चीज़ें मत भेजना यार, क्योंकि इनमें बहुत समय बर्बाद होता है और टीम ऑलरेडी इतनी बिजी है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। दूसरी बात, आप अगर मैसेज भेजते हैं तो आपको इंतज़ार करना है, ये नहीं कि धड़ाधड़ आप मैसेज भेजे ही जा रहे हैं। तीसरी बात, आपको कॉल नहीं करनी उस नंबर पर और वीडियो कॉल नहीं करनी है बिना अनुमति के। इन चीज़ों को अगर कर लेते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी समस्या पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपकी समस्या टीम से नहीं सोल्व होती तो मैं आपसे खुद बात करूँगा, आपसे जो है उस समस्या का समाधान आपको देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ, आपसे बोल सकते हैं कि सर आपने सब चीज़ें बता दी, हमारा आपका व्हाट्सअप नंबर ही नहीं बता। तो ये देखिए 7700044877 ये व्हाट्सअप नंबर है। सिर्फ मैसेज करना है 7700044877, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है। किसी भी प्रकार की कोई भी अननेसेसरी मैसेज नहीं करने, वरना ब्लॉक कर दिए जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी टीम के जो कुछ हमने नियम निर्धारित किए हैं ताकि कोई अननेसेसरी मैसेज करके मज़े ना ले, उसको जो बाहर कर दिया जाए। आईपीसी पढ़ाते तो इतना ज्ञान तो हो ही जाता है छोटा मोटा। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है। आपकी मदद के लिए नंबर है हमारा, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, ये सीरीज़ प्रारंभ की है तो प्लीज़ हर वीडियो को देखना, बहुत मेहनत की है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अगर शेयर नहीं किया तो प्लीज़ यार शेयर कर दो, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। और कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, अपनी समस्याएं यहाँ पर भी बता सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। अगर मुझसे होता है तो दूंगा मैं कमेंट का रिप्लाई, अगर संभव होता है तो दूंगा। ये नहीं कि आपकी कमेंट की कोई इज्जत ही नहीं होती, यहाँ पर आपकी कमेंट की इज्जत की जाती है। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट की इज्जत की जाती है, आपको कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है। इससे अगली बात तो और थोड़ी बता देता हूँ। हाँ, अगर किसी को जाना है, किसी को देर हो रही है तो जा सकते हैं। अगर कोई सम्मानपूर्वक मुझे सुनना चाहता है तो मुझे सुन सकता है, क्योंकि पढ़ाई का काम खत्म हो चुका है। अब सिर्फ मैं कुछ लास्ट में कुछ ही चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अगर कोई सुनना चाहता है तो सुन सकता है, जाने वाले जा सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो। चलिए एक अगली बात जो बता रहा हूँ, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इंडिया ऑक्सफोर्ड के नाम से, इंडिया ऑक्सफोर्ड अजीत के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप टेलीग्राम पर जाकर उस चैनल को सर्च करते हैं इंडिया ऑक्सफोर्ड INDIA ऑक्सफोर्ड OXFORD अजीत AJIT सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा, उसको जो ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या होगा, आपको हमारी वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। दूसरी बात, कोई कंटेंट आता है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं उसमें शेयर करता रहता हूँ आपकी सहायता के लिए, आपको जो है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तीसरी बात, हमारे साथ अटैच में रहते हैं, क्योंकि यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है इस पर। आपने आज मेरी वीडियो देखी तो इसने आज आपको हो सकता है सजेस्ट कर दी हो सकता है ये आगे आपको सजेस्ट ना करे। तो इसलिए आप जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको आने वाली सभी अपडेट जो हैं मिलते रहें। ठीक है,
तो ये व्हाट्सएप नंबर मैंने बता दिया है, हमारा टेलीग्राम अकाउंट बता दिया है। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया तो सिर्फ बेल आइकन दबाना अगर रह गया तो उसे भी दबा लीजिए। लाइक कर दिया तो लाइक बढ़िया है, कमेंट अगर करना है तो कर दीजिए। बस यही चीज़ें हैं फाइनली मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। और IPC का पूरा चिट्ठा आपके सामने रख दिया है, और इसके लिए जो है आपको कोई पेड कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं कहीं पर भी। आप यहीं से वीडियो देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए, क्योंकि ये जो मैंने कंटेंट तैयार किया है ये एक सिंगल बुक से तैयार नहीं किया है और कोई छोटी मोटी बुक से तैयार नहीं किया है। जो हाई लेवल की स्टैंडर्ड बुक हैं, जो उच्च स्तर की पुस्तकें हैं, जिनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च होता है, उनसे कंटेंट तैयार किया है और आपको प्रस्तुत किया है, समझाया है, आपको अच्छे से कवर किया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वही हमारा आखिरी वाक्य आ गया है, और तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद, जय भारत।